अध्याय 155 शो शुरू होता है 2। जून वूजी ने अपनी आंखें उठाईं और उत्साहित मोकियान युआन को देखा। यू लिन सेना को इस समय इंपीरियल पैलेस के भीतर होल्ड किया गया था और लोगों को लगता है कि उनके भीतर गद्दार हैं। उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए याचिका दायर की है, मोकियान युआन ने कहा। वह जो उत्साह महसूस कर रहा था उसे वापस लेने में असमर्थ। वह जून वूजी की योजना को जानता था। उसने रुई लिन सेना को वापस रखा था और लोगों से अधिक समर्थन इकट्ठा करते हुए इंतजार किया। भारी बाधाओं के सामने मोकियान युआन ने लोगों को मार्ग को वितरित किया और उसे दावा किया कि सभी ने ये दावा किया था कि वह ट्रिक कर चुका है। लोगों का भारी समर्थन जो क्राउन प्रिंस ने प्राप्त किया था ने एक बार फंबलिंग और मडलेडेड क्राउन प्रिंस के सभी निशानों को अपने दिमाग से मिटा दिया था। जून वूजी ने शासन परिवर्तन के लिए योजना बनाई थी, लेकिन उसने लिन पैलेस की प्रतिष्ठा को भी पोषित किया था, इसलिए वह एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब बाई यूजियान ने उसे एक चांदी की थाली में यह मौका दिया था। क्या गरीब लड़की की भावनाओं को अस्वीकार और आहत करना असभ्य नहीं होगा? इस बार मोकियान युआन और रुई लिन सेना दोनों के पास इंपीरियल पैलेस में प्रवेश करने का एक वैध कारण था। यदि सम्राट उन्हें रोकना था तो उसे कुछ बल के आरोपों का सामना करना होगा। पूरे शहर की आबादी को जहर देने का अपराध, यहाँ तक कि सम्राट भी इस तरह के आरोपों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। अच्छा ऐसा है, जून वूजी ने शांत रूप से जवाब दिया, कमल के साथ बसें। मोकियान युआन का चेहरा उत्साह के साथ लाल था। आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आप उत्साहित नहीं हैं? इस तरह के एक अप्रत्याशित मोड़ लेने के लिए कुछ मोकियान युआन कभी भी सपना नहीं देख सकते थे। और जिसने ये सब योजना बनाई वह जून वूजी था। सब कुछ पहले से ही गिर गया था। रुई लिन आर्मी के पास वैध रूप से इंपीरियल पैलेस में प्रवेश करने का एक कारण था और बाकी पाक में टहलना होगा। जून वू झाए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली थी, वह इतनी शांत कैसे रह सकती है? उत्साहित क्यों? जून वूजी ने उसके सिर को झुकाया। उसके कंधे पर उसके चिकने काले बाल, उसकी आंखें क्वेरी के साथ झुक गईं। मोकियान युआन अवाक थे। ये योजना थी, इसके बारे में उत्साहित होने के लिए कुछ भी नहीं। जून वूजी अपने कार्यों में वापस चली गई। उसे उन भावनाओं की आवश्यकता नहीं थी जो उसके निर्णयों को बादल दें। उसे केवल अपनी योजना में हर कदम के माध्यम से सोचने और समीक्षा करने की आवश्यकता थी और यह सुनिश्चित करना था कि वह फिसल नहीं गई और यह पर्याप्त होगा। उसकी आंखों में सम्राट मृत के रूप में अच्छा था। उसे यह सोचने की जरूरत थी कि वह बाई यूजियान के वर्तमान को चुकाने के लिए कैसे जा रही थी। मोकियान युआन को नहीं पता था कि क्या कहना है। उस रात के बाद से जब रुई लिन सेना ने इंपीरियल पैलेस में तूफान आया तो उन्होंने कभी भी जून वू झाई पर अभिव्यक्ति के बदलाव को नहीं देखा था। उस रात उन्होंने जो मुस्कुराहट देखी वह मौत और शून्यता लेकर आए। इतनी सुंदर अभी तक बहुत भयानक है। जब आप इंपीरियल पैलेस में सैनिकों का नेतृत्व करने की योजना बनाते हैं, मोकियान युआन को एहसास हुआ कि जिस क्षण जून वूजी ने इंपीरियल पैलेस में रुई लिन सेना को नेतृत्व किया, क्यूई का सिंहासन हाथों को बदल देगा। 2 घंटे में, जून वूजी ने जवाब दिया। इतनी जल्दी, जबकि लोग अभी भी उग्र हैं। फल लेने के लिए पका हुआ था, ये समय था। मोकियान युआन समझ गए। मैं लॉर्ड क्यूई को सूचित करूंगा, उन्होंने कहा और तैयार करने के लिए भाग गया। जून वूजी अपनी कुर्सी पर वापस बैठी। उसकी आंख ठंड में आ गई। क्या मालकिन फिर से एक उग्रता पर जा रही है? छोटी काली बिल्ली मेज पर कूद गई, अपने प्यारे पंजे को चाटते हुए। इसकी आवाज बेलगाम प्रत्याशा में अधिक थी। ताज़ा रक्त के साथ लिखी गई मौत की सिम्फनी, बस सुंदर। जून वूजी ने छोटी काली बिल्ली पर नजर डाली और कहा, मैं सिर्फ जून परिवार को सुरक्षित चाहता हूँ। अगर अविभाजित छोड़ दिया जाता है तो वह काटती नहीं थी। यदि बिन बुलाए अपने पैर की उंगलियों पर कदम रखते थे तो वह उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती थी, अपनी आत्माओं को बिखेर देती थी और अस्तित्व में रहती थी। अध्याय 156 शो शुरू होता है 3। क्यूई की स्थापना के बाद से यूलिन सेना के अलावा कोई अन्य सेना इंपीरियल पैलेस तक पहुंच नहीं थी। लेकिन आज चीजें बदलने वाली हैं। मोकियान युआन ने इंपीरियल पैलेस के फाटकों के माध्यम से 5000 रुई लिन सेना के सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व किया और शहर के नागरिकों ने घुसपैठ सेना के समर्थन के एक मजबूत प्रदर्शन में चीयर में सड़कों के किनारों को पंक्तिबद्ध किया। इंपीरियल पैलेस के मुख्य हॉल के भीतर सम्राट अपने सिंहासन में बैठ गया। चिंता के साथ उसका चेहरा अंधेरा हो गया और सभी पैलेस गार्ड उत्सुकता से बाहर खड़े थे, अपनी पैंट में चींटियों। ये सब आपकी गलती है। सम्राट ने दांतों के माध्यम से मुजुवानफी को देखा। उन्होंने जून वूजेड के प्रतिशोध में मुजुवानफी और बाई यूजियान द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में नहीं जाना था। अगर वह जानता होता तो वह उन्हें इस तरह के एक कपटी विलेख को बाहर करने से रोक देता। शाही शहर के लोगों को जहर देना, यह अत्याचारी था। आम लोग पानी की तरह थे। पानी एक जहाज को धक्का दे सकता है, पानी एक जहाज को भी डुबो सकता है। लोग पहले से ही जून परिवार और मोकियान युआन की ओर झुक गए थे और उनके लिए बेलगाम की प्रशंसा की थी। सम्राट और दूसरे राजकुमार को इंपीरियल पैलेस के भीतर घर की गिरफ्तारी में छोड़कर और इंपीरियल शहर पर नियंत्रण खो दिया था।
इस तरह के संकट के समय मो जुआनफी ने बाई यूजियान के साथ इस तरह से आधा बेद विचार के साथ जाने के लिए चुना। अगर वे सफल होते तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन रुइलिन सेना एक भी आदमी को खोने के बिना इससे बाहर आ गई और वे यूलिन सेना पर जहर के लिए दोष को धक्का देने में कामयाब रहे, जिससे जून वूजी को वैध रूप से इंपीरियल पैलेस में रुइलिन सेना को लाने के लिए सही बहाना दिया गया। मो जुआनफी डर और निराशा के साथ पीला था। बाई यूजियान अपनी योजना के साथ थोड़ा बहुत शातिर हो सकता था, लेकिन अगर यह सफल होता तो यह उन्हें संकट से बाहर कर देता। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जहर जो अभी फैलने लगा था वह इतनी जल्दी डूब के और बेअसर हो जाएगा। इस योजना ने उनकी स्थिति में बिल्कुल भी मदद नहीं की और इसके बजाय यह इंपीरियल पैलेस के खिलाफ लोगों के गुस्से को पीछे छोड़ दिया गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, पिता कृपया मुझे बचाओ। मो जुआनफी ने सम्राट के सामने घुटने टेक दिए, डर में कांप गया। बचाओ कैसे? मो क़ियानयुआन की नीली संतान इस अवसर पर कूद गई और रुइलिन सेना को इंपीरियल पैलेस में ले जाया गया और जल्द ही इस हॉल में पहुंच जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सोचा था कि आप बुद्धिमत्ता को पार करने के साथ एक थे, लेकिन आपने खुद को बेकार ट्रैश दिखाया है। आपने बाई यूजियान जैसी महिला में अपना भरोसा रखा। वह किंगयू कबीले की एक शिष्य है। भले ही क्यूई के राज्य को निगल लिया गया हो, फिर भी उसके पीछे किंगयू कबीले हैं। जून परिवार को किंगयू कबीले के साथ टकराव में आने और बाई यूजियान को अकेला छोड़ने में उनकी गलतफहमी होगी। लेकिन आपके और मेरे बारे में क्या? सम्राट अपने सिंहासन में वापस झुक गया। कभी भी ये थक नहीं गया। ये खत्म हो गया है, ये सब खत्म हो गया है। वे अपना समय बिछा सकते थे और किंगयू कबीले के आने और अपने लाभ को पुनर्प्राप्त करने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन बाई यूजियान ये सोचने के लिए बहुत भोला था कि वह खुद जून वूजी को हरा सकता है। क्या मजाक? बाई यूजियान कहाँ है? सम्राट ने गुस्से में पूछा। इंपीरियल पैलेस में, मो जुआनफी ने कहा। अभी भी कपकपी है। उन्हें केवल पता चला कि जब वह मुख्य हॉल में आया तो दीवारों से परे क्या हो रहा था। बाई यूजियान अभी भी बेखबर था कि उसकी योजना बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। उसे यहाँ जाओ, उसने इस गंदगी को शुरू किया और उसके साथ किंगयू कबीले का शिष्य होने के साथ वह रुइलिन सेना को कुछ भी करने से रोक सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें इसे तब तक बाहर निकालना होगा जब तक कि किंगयू कबीले यहाँ नहीं पहुँच जाता। सम्राट ने आदेश दिया, अपने मंदिर को रगड़ दिया। चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। बाई यूजियान के पास एक मजबूत समर्थन हो सकता है, लेकिन यह उसके अहंकार के बारे में भी लाया है। अगर उसने पास के गैरिसन को खबर जारी की और किंगयू कबीले को नहीं, तो वे अब इस तरह के एक दलदल में नहीं होंगे। अगर उसने कुछ दुर्भावनापूर्ण योजना नहीं बनाई होती तो रुइलिन आर्मी के पास इंपीरियल पैलेस में प्रवेश करने का कोई बहाना नहीं होता। अध्याय 157 शो शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद बाई यूजियान को मुख्य हॉल में ले जाया गया। मो जुआनफी ने उन घटनाओं को उससे संबंधित किया और उन्हें इस बात का अचंभित कर दिया गया कि उनकी योजना शुरू होने से पहले भी विफल हो गई थी। ये संभव नहीं है, बाई यूजियान ने अविश्वास में कहा। उस जहर को मेरे गुरु द्वारा मुझे सिखाया गया था। पूरे भूमि के दौरान केवल बड़े मेरे गुरु और उनके शिष्यों को सिखाया जाता है कि कैसे मारक को कैसे मारा जाए। मो जुआनफी और द एम्परर ने बाई यूजियान के बयान पर एक नज़र का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को एक शानदार रूप दिया। अनगिनत लोगों की जान बचाने के लिए किंगयू कबीले की दवा की प्रशंसा की गई और अंतहीन लोगों की मदद की गई। वे श्रद्धेय और पवित्र और उपचार के पवित्र स्थान के रूप में किंगयू कबीले को पवित्र कर चुके हैं। उस मुखौटे के पीछे किंगयू कबीले अपने शिष्यों को जहर का ऐसा शातिर ज्ञान सिखाता है। विचारों को अपने पास रखते हुए उन्होंने बाई यूजियान पर सवाल नहीं उठाया। जून वूजी ने संकट को कम करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिभा की सेवाओं को नियोजित किया होगा। वह वर्तमान में मो क़ियानयुआन के साथ है, जो कि आपका सामना करने के लिए इंपीरियल पैलेस में रुइलिन सेना का नेतृत्व कर रही है। यूजियान, बाकी आश्वासन, मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। मो जुआनफी ने बाई यूजियान के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें आराधना के साथ तेज हो गईं। आओ, अगर वह हिम्मत करती है, मैं देखना चाहूंगा कि वह मेरे साथ क्या करने की हिम्मत करती है। मिन बटरफ्लाई पहले ही किंगयू कबीले पर पहुंच चुकी है और मेरे गुरु ने पुरुषों को यहाँ आने के लिए भेजा है। अगर वह मेरे सिर पर एक बालों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करती है तो मेरे गुरु उसे नहीं छोड़ेंगे। बाई यूजियान ठंड से हंसते हुए, मैंने किंगयू कबीले के पुरुषों के यहाँ पहुंचने से पहले परेशानी से निपटने का इरादा किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह योजना वैसे भी विफल हो गई, किंगयू क्लान अभी भी आएगा। बाई यूजियान अपने क्रोध में सम्राट और मो जुआनफी के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं पकड़ती थी। बाई यूजियान को सबसे आगे धकेलना सबसे अच्छा कदम था जो वे अब बना सकते हैं। अज्ञानी कोई डर नहीं जानता। एक ठंडी आवाज मुख्य हॉल में दरवाजों पर निकल गई और उनमें से तीनों ने देखा। उन्होंने देखा कि जून वूजी उसके बगल में मो क़ियानयुआन के साथ दरवाजों पर खड़े थे। उनके पीछे रुइलिन सेना ने बिना किसी आवाज के पूरे यूलिन आर्मी गार्ड को नीचे ले जाया था। सम्राट के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। उसके माध्यम से झटका लगा और उसे उसकी आवाज नहीं मिली।
जून वूजी की ठंडी और अभिव्यक्ति रहित आंखें उसे हड्डी में ठंडा कर देती हैं और वह उन पर देखने के लिए अपना सिर नहीं उठा सकता था, वापस सिंहासन में सिकुड़ गया। इंपीरियल फादर मोकियान युआन ने बधाई दी, रचना की और विनम्रता से दूर किया, क्योंकि वह जून वू जेड के साथ मुख्य हॉल में चला गया। बाई यू जियान ने जून वूजी की दृष्टि से अपने दांतों को जकड़ लिया, और अगर यह मो जुवानफी के लिए नहीं था जो अपने हाथों को पकड़ रहा था, तो वह उस फुहर के लिए चली गई और उसे 2 तंग थप्पड़ दिए। आप एच हेनुन की आवाज में उनके अधिकार का सामान्य स्वर नहीं था और एक मामूली झटके के साथ टिंक किया गया था। सम्राट ने अपनी आवाज सुनी और जल्दी से अपनी भावनाओं को फिर से व्यवस्थित किया और अपनी रचना को फिर से हासिल करने की कोशिश की। इंपीरियल फादर, मैं इसके द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि यूलिन सेना के बीच एक गद्दार है जिसने आम लोगों पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से हिंसक विश्वासघात किया है। आपका बेटा मेरी सुरक्षा के लिए चिंता से मेरा दिल इंपीरियल शहर में सैनिकों को लाने की पहल कर चुका है। मैं आपकी क्षमा के लिए पूछने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मुझे उस गद्दार को पहचानने और पकड़ने की अनुमति देने के लिए जिसने क्यूई के राज्य को नष्ट करने और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में जहर का इस्तेमाल किया। एक बार जब मैंने गद्दार को पकड़ लिया है तो मैं खुद को इंपीरियल पिता को पेश करूंगा, जैसा कि आप करेंगे। मोकियान युआन ने एक जोर से थूथन के साथ घुटने टेक दिए। उनकी स्पष्ट रूप से गूंजने वाली आवाज में हॉल के भीतर हर शब्द गूंज था। सम्राट ने एक मुस्कान को निचोड़ने की कोशिश की, जैसे कि कोनों ने थोड़ा चिकोटी डाली। आपके रूप में दंडित करें, क्या खाली शब्द। मोकियान युआन ने इंपीरियल पैलेस में रुई लिन आर्मी के सैनिकों की इतनी बड़ी टुकड़ी का नेतृत्व किया। वह कैसे है, हालांकि सम्राट उसे दंडित करने में सक्षम है। अध्याय 158 शो शुरू होता है 5। क्या वास्तव में सम्राट को बंद कर दिया गया था कि जून वूजी सिर्फ एक ही शब्द के बिना वहीं खड़ा था? यहाँ तक कि अगर वह इस बात को नजरअंदाज करने के लिए चुना कि वह मुख्य हॉल में एक धनुष या सलाम के बिना महामहिम के रूप में पहुंची, तो उसने अभिवादन का एक भी शब्द भी नहीं दिया। क्या आक्रोश है। हालांकि वह जो कुछ भी कर सकता था वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के लिए एक मिलनसार मुस्कान की पेशकश कर सकता था। सम्राट ये पता नहीं लगा सका कि क्या गलत हुआ। वह क्राउन प्रिंस से लगभग छुटकारा दिला रहा था, और यहाँ तक कि अगर वह इस बात की अवहेलना करता है कि उसने अचानक पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो उसने आम लोगों के कुल समर्थन को प्राप्त करने के बावजूद किया था। इसने उसे लंबे समय तक चकित कर दिया था, लेकिन इस पर वापस सोचने के बाद, उस जोड़ी को उसके सामने खड़े होने के बाद, ये सब मोकियान युआन और जून वू झाई के करीब आने के बाद शुरू हुआ। एक अप्रैल युवा एक घट्टे लिन पैलेस से याद आती है, और एक अक्षम मुकुट राजकुमार जो भारी जहर था। इन 2 लोगों को रखो जिसे वह अतीत में अपनी उंगलियों के एक स्नैप के साथ एक साथ सूंघ सकता था, और वे किसी तरह उसे आपदा पर लाया था क्योंकि उसने कभी सामना नहीं किया था, व्यावहारिक रूप से गिलोटिन पर अपना सिर रख रहा था। और यहाँ वे हैं, इंपीरियल पैलेस के मुख्य हॉल में, सभी तरह से उसके सिंहासन से दूर। सम्राट ने अपनी अशुद्धता पर गुस्से में दहाड़ दिया होगा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि स्थिति पहले की तरह नहीं थी। अपने पैरों पर उठो, आप ये सब राज्य के हित में कर रहे थे, मैं आप पर दोष कैसे करूंगा। सम्राट ने उन शब्दों को बाहर निकाल दिया और उन्होंने उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया। आपका बेटा यहाँ दवाओं और जहर के तरीकों से बीमार हूँ, इसलिए मैंने विशेष रूप से यहाँ जून वूजी को आमंत्रित किया है। तथ्य यह है कि लोग जहर की घटनाओं में इस संकट को दूर करने में सक्षम थे, सभी जून वू जेड के प्रयासों के कारण थे। शहर में जून वूजी ने मोकियान युआन को उससे समर्थन जीतने के लिए श्रेय दिया था, लेकिन यहाँ इंपीरियल पैलेस के भीतर मोकियान युआन का श्रेय दिया जाएगा जहाँ ये देय था। ये सुनकर कि सम्राट को अचंभित कर दिया गया था, लेकिन बाई यू जियान के कानों के लिए इसने उसे चुभाया कि वह मदद नहीं कर सकती है, लेकिन कृपालु रूप से कहती है उसके प्रयास। यहाँ कोई भी जहर को बेहतर नहीं जानता था जो उसने किया था, जो जून वूजी का दावा करने के लिए था कि वह जहर को बेअसर कर सकती है। जून वू जेड के ठंडे घूरे ने बाई यू जियान को चालू कर दिया। उसकी प्रतीत होती है अभिव्यक्तिहीन आंखों ने बाई यू जियान के गर्दन के स्टैंड के पीछे बाल बना दिया, क्योंकि एक चिल उसके माध्यम से भाग गया था। पीड़ित डेगलेस मंडेला। जून वूजी ने 10 जड़ी बूटियों के नामों की एक लंबी सूची का पाठ किया, और मुट्ठी भर आम जड़ी बूटियों के अलावा अधिकांश लोग मुख्य हॉल में दूसरों के नाम थे कभी नहीं सुना था। अन्य लोग अनिश्चित थे, लेकिन बाई यू जियान ने ध्यान दिया कि जड़ी बूटियों के नाम पूरी तरह से जून वूजी द्वारा सूचीबद्ध किए गए थे। उसे कैसे पता चला, वह कैसे संभव है? बाई यू जियान ने अविश्वास में सुना। जून वूजी ने सभी घटकों को अनन्य किंगयू कबीले जहर के लिए सूचीबद्ध किया था। पूरी सूची, भिन्नता के बिना। जहर के लिए सूत्र केवल किंगयू कबीले के लिए जाना जाता था। जून वूजी को ये कैसे पता चला? जून वू झाई के बाद जड़ी बूटियों की सूची का पाठ किया गया, उसके मुंह के कोने थोड़ा हो गए और बाई यू जियान के चेहरे पर उसकी ठंडी टकटकी गिर गई। इस तरह के बच्चे के खेल का संचालन करके अपने आप को अपमानित न करें। बाई यू जियान का चेहरा अंधेरा हो गया और वह आक्रोश में कांपने लगी क्योंकि वह जून वू जी को घूर रही थी। बच्चों का खेल। मो जुवानफी को कांपते हुए बाई यू जियान को देखकर ऊपर जाकर उसे गले लगा लिया।
फिर उसने जून वूजी की आंखें देखी और जम गए। वो आंखें वह कभी नहीं भूलती। उसने नरसंहार की रात में वही आंखें देखी। जून वूजी खून के समुद्र में उन आंखों के साथ खड़ा था, जैसे शैतान उन जीवन का दावा करने के लिए नरक के गड्ढों से आता है। बस एक नजर के साथ मुजुआनफी लगभग फर्श पर गिर गया। लेकिन बाइयू जियान पेल के साथ एक चादर के रूप में और अभी भी काम रहे हैं। उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया और जून वूजी तक खड़े हो गए। जून वूजी, क्या अशुद्धता है! यूजियान क्यूई के राज्य का एक सम्मानित अतिथि है और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना है। उसे बाइयू जियान की रक्षा करनी थी, जब तक किंग यू कबीले यहाँ पहुंच जाता है और उन्हें बचाता है। जून वूजी ने मो जुआनफी को देखा, जो बाइयू जियान के लिए खड़े थे, और उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उस मुस्कान ने सभी को मुख्य हॉल में बना दिया और चेतावनी में उठाए गए उनकी गर्दन के पीछे के बाल। अध्याय 159, खील जज 1, घुटने टेकने। मुख्य हॉल में जून वूजी की चकित आवाज गूंजती है। मो जुआनफी ने अविश्वास में देखा कि उसने क्या सोचा था कि उसने अभी सुना है, और स्तब्ध था, मुंहतोड़ होने में असमर्थ था। न केवल मो जुआनफी, यहाँ तक कि मो क़ियानयुआन, जो जून वू ज़ेड के पक्ष में थे, अनजान पकड़े गए थे और चुप्पी में खड़े थे। आप, मो जुआनफी ने जारी रखा, लेकिन जून वूजी किसी भी अधिक बकवास को नहीं सुनना चाहता था, जैसे उसने अपनी उंगलियों से प्रकाश के 2 लाल चमक को छोड़ा था और मो जुआनफी के घुटनों की ओर बढ़ी थी। इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया दे सके, मो जुआनफी चिल्लाया। उसके पैरों को ऐसा लगा जैसे कि वे टूट गए हैं, और वह जून वू ज़ेड के सामने एक दरार के साथ अपने घुटनों पर गिर गया। बाइयू जियान, जो अपनी बाहों में था, उसे उसके साथ घसीटा गया और वह एक टक्कर के साथ उसके पीछे फर्श पर गिर गई। जून वूजी मो जुआनफी के चेहरे पर अपने उच्च सहूलियत बिंदु से नीचे देखा। आपको जो भी कहना है, उसे नीचे घुटने टेकते हुए कहें। जून वूजी बहुत मुस्कुरा रही थी, वह व्यवहारिक रूप से मुस्कुरा रही थी। मो जुआनफी के घुटनों से खून बहने लगा, जिससे उसके पैरों के नीचे चमकदार संगमरमर को धुंधला कर दिया गया। इंपीरियस रॉयल्टी सभी विषयों को प्रतिष्ठित इंपीरियल परिवार के संबंध में घुटने टेक दिया था। चूंकि उन्हें घुटने टेकना पसंद था, इसलिए उन्हें इसे स्वयं आजमाना चाहिए। विशाल मुख्य हॉल में हवा अभी भी घातक थी, क्योंकि हर कोई जून वू झाई में बंधी हुई जीभ को देखता था, जिसमें आंखें खुली थीं। बाइयू जियान खड़े हो गए। मो जुआनफी के घुटनों के खून ने उसकी पोशाक पर हेम को दाग दिया था। उसके कसकर बंधे हुए बाल थोड़े ढीले हो गए थे और उसने उसे खड़े होने में मदद करने के लिए मो जुआनफी के हाथ पर खींच लिया। थोड़ी सी भी आंदोलन ने दर्द में मो जुआनफी हॉवल बना दिया। जून वूजी, आप पागल हो गए हैं! बाइयू जियान किसी से भी इतना बर्बर और अनुचित नहीं मिला था। उसने उसे एक भी शब्द के रूप में बिना अपने घुटनों पर गिरा दिया। जून वूजी ने बाइयू जियान को एक भौं के साथ देखा, जिसे एक तारीफ के रूप में लिया गया। बाइयू जियान ने जल्दी से मो जुआनफी के लिए पल्स की जांच की और उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति को घुटा दिया, और उसके टेंडन, नसों और उसके घुटनों के नीचे उसके रक्त और आध्यात्मिक धमनियों दोनों को पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे वह अपने पैरों को महसूस करने में असमर्थ था। जून वूजी ने ऐसा कैसे किया? प्रकाश की उन 2 संदिग्ध लकीरें क्या थीं? मो जुआनफी अभी भी दर्द में कराह रहा था, और सम्राट ने रोया और दूर देखा। हालांकि मो क़ियानयुआन ने इंपीरियल पैलेस में एक सेना का नेतृत्व किया था, और उनके शब्दों में बमुश्किल घूंघट वाले खतरों से भरे हुए थे, उन्होंने कम से कम नागरिकता का एक हिस्सा बनाए रखा था। किसने सोचा होगा, जिस क्षण जून वूजी ने उसे कदम रखा, वह इतनी शातिर और अनर्गल होगी। क्यूई के एक उच्च और पराक्रमी दूसरे राजकुमार को बोलने से पहले अपने घुटनों पर नीचे जाना पड़ा। सम्राट ने अपने सिंहासन पर हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिससे शब्दों को आगे फटने की धमकी दी, और अपने दांतों को पीसने के लिए, अपने कंपोजर को बनाए रखने के लिए सबसे कठिन प्रयास किया। वह बेहतर नहीं था कि आगे किसी भी तरह की खड़खड़ाहट। जून वूजी ने रेडियन से मुस्कुराया। मैंने उसके दोनों पैरों में रक्त के प्रवाह को सील कर दिया। अगर दबाव बिंदु 2 घंटे में जारी नहीं किए जाते हैं, तो वह फिर कभी नहीं खड़ा होगा। लोगों ने 1 दशक के लिए अपने पक्षाघात के लिए अपने चाचा का मजाक उड़ाया है। इंपीरियल परिवार ने उनकी चिंता का एक प्रदर्शन किया था और जिनसेंग और लिंगजी को उपहार में दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उन लोगों को रोकने या उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया था जिन्होंने अपमान किया और उस पर दुर्व्यवहार किया। उनके चाचा को 1 दशक के लिए क्यूई राज्य के लिए पनडु बना दिया गया था। अगर शाही परिवार ने बलिदान की सराहना की, तो वे आसानी से लहराते हुए जीप को रोक सकते थे। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक बहरा कान बदल दिया था और दुर्भावनापूर्ण झूठ और सिद्धांतों को फैलाने और पकड़ने के लिए निंदा की, जिससे मेरे चाचा को पीड़ा और दुरुपयोग में रहने के लिए छोड़ दिया गया। आज वह सम्राट का पसंदीदा दूसरा राजकुमार बना देगी, उसी का स्वाद होगा। इस तरह के एक सती घाव किंग यू कबीले के एक सम्मानित शिष्य के लिए यह आसानी से सही हो जाना चाहिए। जून वूजी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और बाइयू जियान को देखा। जो कुछ भी वे अपने दिलों के लिए सबसे अधिक प्रिय रखते हैं, वह उसे अपनी आंखों के सामने धूल में उखाड़ फेंक देगा ताकि उन्हें निराशा महसूस हो सके। अध्याय 160, खेल जज 2। चूंकि मो जुआनफी ने हमेशा अपने आप को दूसरों के ऊपर से बेहतर माना था,
अपने स्नोबिश व्यक्तित्व और उच्च सर्वशक्तिमान रवैये के साथ अब से उसे इसके बजाय दूसरों को देखने का स्वाद लेने दें। जून वूजी, आप पागल हैं। आप कब इतने पागल होने से रोक रहे हैं? मेरा गुरु जल्द ही इंपीरियल शहर में पहुंच जाएगा। उस समय मैं आपको सुनिश्चित करूंगा कि उद्धरण चिन्ह थप्पड़ थप्पड़ तारांकन थप्पड़। इससे पहले कि बाई यू जियान डांट कर खत्म कर पाता, जून वूजी ने अपने हाथ उठाए और बेई यू जियान के चेहरे पर 3 बार अपने नाजुक हाथों को थप्पड़ मारा। इस बार उसने कुछ भी वापस नहीं रखा क्योंकि उसने बाई यू जियान के नाजुक चेहरे पर 3 शानदार थप्पड़ दिए। तीनों थप्पड़ इतने जोर से और अचानक थे कि मोकियान युआन भी जो पास में खड़े थे, उन्होंने जवाब में अपनी गर्दन वापस सिकोड़ ली। कितना निर्दयी! मैंने आपको किसी को बचाने के लिए कहा, आप अभी भी इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? बाई यू जियान ने सदमे में वापस आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में किसी को वास्तव में उसे हिट करने के लिए दुस्साहस था। बाई यू जियान ने अपने जलते हुए गाल पर अपना हाथ रखा था क्योंकि वह वहां खड़ी थी, पल में स्तब्ध रह गई, फिर भी हिट होने के सदमे से जागने के लिए। सम्राट गूंगा था। ये जून वूजी वास्तव में पागल था। वह वास्तव में बाई यू जियान को मारने की हिम्मत करती है। आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? बाई यू जियान की आवाज कांप रही थी, आक्रोश से भरी हुई थी। जैसा कि उसने जून वू झाई पर इशारा किया था, उसका पूरा शरीर गुस्से से हिल रहा था। जून वूजी ने अपने उदासीन रूप से देखा क्योंकि उसने आगे कदम बढ़ाया और बाई यू जियान के चेहरे पर एक और तंग थप्पड़ दिया। उसके पैर को उठाया और बेर यू जियान की छाती को बेरहमी से लात मारी, जिसने उसे उड़ान भरी। क्या आप मुझे फिर से सत्यापित करना चाहेंगे? जून वू जेड के होंठ एक खिलने वाली मुस्कान में घुस गए। बाई यू जियान के मुंह ने खून का निशान लटका दिया। अब तक उसके बाल पूरी तरह से विघटित हो गए थे, चले गए थे। उसके घृणास्पद और लालित्य थे, उन्हें भय और भय से बदल दिया गया था। वह जून वूजी को आंखों से देख रही थी जो उनमें आतंक को प्रतिबिंबित करती है। उसे लगा जैसे वह शैतान को देख रही है। किंग यू कबीले में बाई यू जियान में हमेशा एक अतिरंजित स्थिति थी और किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि वे सभी उसे श्रद्धा में रखते थे। हालांकि वह सब बदल गया था जब से वह जून वूजी से मिली थी। जून वूजी ने बस अपने कार्यों के साथ जवाब दिया कि न केवल उसने उसे पीटने की हिम्मत की, वह उस पर नर्म भी नहीं जा रही थी। अपने जीवन में पहली बार बाई यू जियान ने आखिरकार डर शब्द को समझा क्योंकि उसने पहले हाथ का अनुभव किया, उसके सभी बचावों को ढहते हुए और उसके सभी गर्व को धोया। उसे खींचो। जून वूजी ने अपना सिर घुमाया और उसके पीछे 2 रुई लिन सैनिकों को देखा। वे दोनों बाई यू जियान की ओर एक समान प्रगति ले गए। प्रत्येक ने उसकी एक बांह को पकड़ लिया और उसे जून वूजी को खींच लिया। बाई यू जियान ने मुक्त संघर्ष करने का प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका प्रतिद्वंद्वी रुई लिन सेना थी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने उसे जून वूजी के सामने लोहे की पकड़ के साथ मजबूती से पकड़ लिया था। आप मुझे छू नहीं सकते। मेरे गुरु किंग यू कबीले का संप्रभु है। बाई यू जियान एक बिल्ली के सामने खड़े एक छोटे से माउस की तरह था। बाई यू जियान ने जून वूजी को एक जोड़ी की दृष्टि से देखा। ये पहली बार था जब वह कभी ऐसे पागल व्यक्ति से मिली थी जिसने किंग यू कबीले की पूरी तरह से अवहेलना की थी। इस तरह की रणनीति का उपयोग करने के बावजूद बाई यू जियान महसूस कर सकता था कि जून वूजी की नज़र में किंग यू कबीले एक चींटी की तरह थे। ओह! जून वूजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके हाथ उठाए और बाई यू जियान के चेहरे पर एक और शानदार थप्पड़ मारा। किंग यू कबीले, क्या ये था? बाई यू जियान ने जून वूजी को अपने मुंह के साथ देखा। उसने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वह नरक की गहराई में गहराई से गिर रही है। उठो और अपने प्रेमी को बचाओ। वह अब खड़ा नहीं हो सकता है और वह सभी पर भरोसा कर सकता है। किंग यू कबीले के शिष्य जून वूजी ने 2 सैनिकों के रूप में तुरंत अपने इरादों को पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने बाई यू जियान को मो जुआन फी के पक्ष में खींच लिया। बाई यू जियान को जून वू जेड के अचानक बदलाव से डरा हुआ था और जब उसने मो जुआन फी के घुटनों को देखा तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन और भी अधिक कांपती थी। अध्याय 161 हील जज 3। सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके सामने आतंक देखने में असमर्थ। उन्होंने सोचा था कि किंग यू कबीले की ताकत के साथ जून वूजी ने बाई यू जियान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की होगी। उसने महसूस किया कि वह अधिक गलत नहीं हो सकता। जून वूजी की हिम्मत नहीं है। क्या मजाक! वह बाई यू जियान के लिए उतनी ही शातिर थी जितनी कि वह मो जुआन फी के लिए थी। मोकियान युआन स्तब्ध था और जमीन पर खड़ा हो गया था। उसने सम्राट को त्यागने के लिए मजबूर करने के लिए कई तरह के तरीकों की योजना बनाई थी और वे अब जून वू जेड के सरल और शुद्ध क्रूर तरीकों से बेकार थे। वूजी, तुम क्या कर रहे हो? मोकियान युआन ने फुसफुसाते हुए पूछा। जून वूजी ने उसे एक नजर डाली और ठंड से हंसाया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह पूरी तरह से स्टम्प था। जून वूजी ने पहले अधिकारियों के नरसंहार में प्रतिष्ठा जून परिवार की पवित्रता की रक्षा करते हुए या इंपीरियल शहर का नियंत्रण संभालने के दौरान अपनी चाल की योजना बनाई थी। उसने निर्दोष रूप से योजना बनाई थी और कोई भी अपने कार्यों में गलती नहीं पा सकता था।
लेकिन आज वह अनर्गल थी और बिना किसी कारण की सजा को दूर करती है। मो जुआनफी और बाई यू जियान के जून वूजी टूर्नामेंट आज उनके पिछले कार्यों का बदला लेने के लिए लग रहा था। 2 घंटे के द्वारा उड़ाया गया था। बाई यू जियान उन्मत्त था और पसीने में ढका हुआ था। वह अवरुद्ध धमनियों को अनसुना नहीं कर सकती थी। मो जुआनफी में भी हावल की ताकत भी नहीं थी। वह केवल फर्श पर घुटने टेकते रह सकता है, कांपता हुआ। क्यों? यह अभी भी अवरुद्ध क्यों है? बाई यू जियान की आंखें घबराहट के साथ लाल थी। उसने वह सब इस्तेमाल किया था जो उसने सीखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि किंग्यू कबीले की विभिन्न दवाओं के साथ वह उसके साथ थी, जिसे वह मो जुआनफी में भरती थी, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं थी। आपने मुझसे झूठ बोला था, तुम नहीं थे। वह पहले से ही था। बाई यू जियान कांप गया क्योंकि उसने जून वू झाई को देखा और उसकी आवाज फंस गई। उसने जून वू जेड के साथ उस घृणित स्वर को लेने की हिम्मत नहीं की। बाई यू जियान की आंखों में हार देखकर जून वू झाई ने मनोरंजन में अपनी भौं को उठाया और मो जुआनफी की ओर एक कदम उठाया। बाई यू जियान ने डर में फिर से कदम रखा। जैसे उसने कदम बढ़ाया, जून वूजी ने भी उसे देखने की जहमत नहीं उठाई और बस मो जुआनफी के घुटनों के किनारों पर अपने हाथ रखे और 2 रक्तदाग वाली सुइयों को बाहर निकाला। सुइयों ने धमनियों को अवरुद्ध कर दिया था। सुइयों को हटाने के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दवाएं बाई यू जियान ने मो जुआनफी को खिलाया है, ये व्यर्थ होगा। फिर से उसकी जांच करें, जून वूजी ने ठंड से कहा। बाई यू जियान ने मो जुआनफी की कलाई के लिए एक कांपते हुए हाथ को फैलाया। उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं क्योंकि वह विश्वास में फिसल गई। अवरुद्ध धमनियों को अब साफ कर दिया गया था, लेकिन बाई यू जियान के बाद आने वाले पल्स में व्यवधान की मो जुआनफी ने अपने पैर खो दिए थे। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। धमनियों को केवल 2 घंटे के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था और इसने मो जुआनफी को जीवन के लिए एक क्रिपल में बदल दिया था। बाई यू जियान ने हमेशा दवा में अपने उत्कृष्ट कौशल पर डींग मारी थी। उसे एक ऐसा देखा गया जिसे श्रद्धेय किंग्यू कबीले के लोगों के बीच भी उपहार में दिया गया था और यहाँ तक कि कबीले के प्रमुख की आंखों को पकड़ा गया था, जिसे उसके व्यक्तिगत ट्यूटोरेज के तहत एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन आज वह अपनी स्थिति के मो जुआनफी को ठीक करने की क्षमता भी नहीं रखती थी। दवा में उसकी आजीवन सीखना, जून वू झाई के सामने चाइल्ड का नाटक दिखाया गया था। उसका सारा अहंकार और गरिमा अलग हो गई और उस पल बिखर गई। बाई यू जियान ने जून वू झाई में निराशा में देखा और उन ठंडी आंखों में देखा ग्लैमर और आत्मविश्वास जो उसने एक बार आनंद लिया, पूरी तरह से कुचल दिया और बिखरा हुआ। अध्याय 162, हील जज 4। इन 2 घंटों में मो जुआनफी सुइयों के तहत पीड़ा और पीड़ा के अधीन थे। सुइयों को हटा दिए जाने के साथ उन्होंने राहत की सांस ली थी, लेकिन डरते हैं कि जब उन्होंने पाया कि वह अभी भी अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकते हैं। वह खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके बेकार पैरों ने हिलने से इनकार कर दिया। वह केवल लोगों को देखकर घुटने टेकते रह सकता था। मुझे व्हीलचेयर लाओ, मैंने दूसरे राजकुमार के लिए विशेष रूप से तैयार किया, जून वूजी ने आदेश दिया। एक रुइलिन आर्मी सोल्जर तुरंत व्हीलचेयर को मुख्य हॉल में लाने के लिए चला गया। मो जुआनफी ने व्हीलचेयर को देखा, ये बहुत परिचित पाया। क्या ये था कि व्हीलचेयर इंपीरियल परिवार ने जून परिवार को पंगु बनाने के बाद उपहार में दिया था? उस पर दूसरे राजकुमार की मदद करें, जून वूजी ने आज्ञा दी। 2 रुइलिन सेना के सैनिक मो जुआनफी को हथियाने के लिए पहुंचे। वास्तविकता की विशालता में डूब गया और मो जुआनफी ने रुइलिन आर्मी गार्ड को दूर करने के लिए बेतहाशा अपनी बाहों को उड़ा दिया। जून वूजी, इसका अर्थ क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं एक व्हीलचेयर में बैठना नहीं चाहता। नहीं, 2 रुइलिन आर्मी सैनिकों के सामने जिन लोगों के आदेश थे, उनके सामने आने वाले लोगों के लिए बेकार प्रतिरोध बेकार था। उसे पकड़ लिया गया और व्हीलचेयर में घसीटा गया, जिससे फर्श के पार खून का एक उज्ज्वल निशान था। आप अपंग हैं, इसका सामना करें। जून वूजी की मुस्कान अधिक से अधिक उज्ज्वल हो गई, लेकिन जब उन शब्दों को सम्राट द्वारा सुना गया था जो मुंह पीड़ा में साइड में देख रहे थे, तो विक्टन ने अपनी रीढ़ को ऊपर उठाया। आप अपंग हैं, इसका सामना करें। ये बहुत शब्द उन्होंने उन्हें पहले कहा। सम्राट ने जून वूजी के पीछे देखा और ऐसा महसूस किया कि उसे ठंडे बर्फीले पानी में फेंक दिया गया था, क्योंकि उसके हर छिद्र से डर में चिल्लाया जा रहा था। अपने ही बेटे और बाई यू जियान को देखे जाने के बाद जून वूजी द्वारा खिलवाड़ किया गया, वह अपनी बुद्धि से भयभीत हो गया था। वह यहाँ से बाहर भागना चाहता था, लेकिन वह कहीं नहीं था। रुइलिन आर्मी के सैनिकों ने मुख्य हॉल को घेर लिया है। वह एक चूहे की तरह फंस गया था। मो जुआनफी, जिन्हें व्हीलचेयर में मजबूर किया गया था, एक यून की तरह जमकर संघर्ष किया, लेकिन यह व्यर्थ था, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। 2 रुइलिन सेना के सैनिकों ने उसे अपने कंधों से लोहे की पकड़ में पकड़ लिया और वहां उसे रहना चाहिए। एक खेत दृष्टि एक राजकुमार की। मोकियान युआन ने मौन में देखा। उन्होंने देखा था कि जून वूजी कितना दुर्भावनापूर्ण हो सकता है। अब उसने देखा कि वह अपने दुश्मनों की पीड़ा में कितनी शातिर थी। मो जुआनफी और बाई यू जियान को मारना आसान होता, लेकिन उसने जो कुछ भी गर्व महसूस किया,
उसे लेने के लिए चुना था और अपने चेहरे पर थोड़ा सा उखड़ गया, उनके गर्व और अहंकार को अलग अलग फाड़ दिया और उन्हें निराशा और भय में तरकश के लिए छोड़ दिया। जब किसी व्यक्ति की आत्मा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है तो उनके शरीर ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि देवता भी उनके दिलों को ठीक नहीं कर सकते। जून वूजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम फुहर। मो जुआनफी एक बंदी जानवर की तरह था जो अपने व्हीलचेयर में चिल्ला रहा था। उसकी आंखें पागल हो गईं और उसकी उंगली पर रिंग से अचानक रोशनी शानदार ढंग से फट गई और एक कान में विभाजित दहाड़ ने पूरे हॉल को हिला दिया। मो क़ियानयुआन ने जीत हासिल की। वह दहाड़ सब उसके लिए बहुत परिचित था। जब मो जुआनफी 14 वर्ष का था और उसकी अनुबंधित भावना पहली बार जाग गई तो इसने पूरे इंपीरियल पैलेस को आतंकित किया। जब प्रकाश फीका हो गया, एक चमकदार सुनहरा शेर मुख्य हॉल में खड़ा था। इसका शरीर एक शानदार सुनहरी चमक में ढका था। गोल्डन लान, क्यूई के राज्य में शाही परिवार में पीढ़ियों के दौरान ये सबसे मजबूत पशु संवेदात्मक भावना थी। मो जुआनफी ने गोल्डन लान को बुलाया था। उनका अंतिम ट्रम्प कार्ड जून वूझाई को नीचे ले जाने के लिए था। अध्याय 163, भक्षण 1। राजसी गोल्डन शेर ने एक बहरा गर्जना को बाहर निकाल दिया क्योंकि ये दो रूई लिन सैनिकों की ओर बढ़ गया जो व्हीलचेयर को धक्का दे रहे थे। सौभाग्य से वे दोनों अनुभवी दिग्गज थे और प्रत्येक ने जल्दी से अपने स्वयं की संवेदात्मक आत्माओं को बुलाया। मो जुआनफी ने जून वूजी में शातिर तरीके से देखा। रिक्शॉप की आंखें पागलपन के साथ मिल गईं। जून वूजी ने उसे बर्बाद कर दिया था। उसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उनके विचार तीव्र हत्या के इरादे से भरे हुए थे। वह सब चाहते थे कि वह उसे नीचे कर दे और उसे एक दर्दनाक मौत दे। इंपीरियल हॉल में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया क्योंकि मो क़ियानयुआन ने जल्दी से अपनी संवेदात्मक भावना को जन्म दिया और उसके हाथ में एक चांदी का भाला था। उन्होंने एक सुरक्षात्मक रुख में जून वू जेड के सामने एक कदम आगे बढ़ाया। ये गोल्डन लान हमारे राज्य का सबसे शक्तिशाली जानवर प्रकार का संवेदात्मक भावना है। उसने जल्दी से जून वूझाई को सतर्क कर दिया क्योंकि उसने अपनी आंखें संकुचित कर दी और गोल्डन लान पर बंद कर दिया। उसे मार डालो, उसे मार डालो, उन दोनों को मार डालो। मो जुआनफी ने सिलहूट को देखा जो मो क़ियानयुआन के पीछे था क्योंकि वह गोल्डन लान में चिल्लाया था। इस समय तक सम्राट पूरी तरह से हिल गया था क्योंकि वह खड़ा था, आंखें मिश्रित भावनाओं से भरी हुई थी। वह गोल्डन लान की लड़ाई के बारे में बहुत स्पष्ट था। अपने पूरे राज्य में कुछ ही लोग इसे प्रतिद्वंद्वी कर सकते थे। यह उसका आखिरी कार्ड था। गोल्डन लान ने एक और विशाल गर्जना को जून वूजी की ओर ले जाने के रूप में एक और बड़े पैमाने पर दहाड़ दिया। ये शक्तिशाली शरीर और तेज पंजे हैं जो अपनी दृष्टि में फ्रिलगल को लक्षित करते हैं। अचानक एक विशाल छाया बाहर निकल गई। हालांकि यह शरीर सुनहरा शेर जितना विशाल नहीं था, हालांकि यह जो दबाव निकला था वह फिर और हत्या के इरादे से भरा था। यह एक ठंडक झलक देता है जो कि गोल्डन लान में घबराने के साथ ही उसके तिरस्कार को नकाब नहीं कर सकता था। एक नज़र के साथ मो क़ियानयुआन ने इस बड़े काले जानवर को मान्यता दी। क्या ये जून वूजी का माउंट नहीं था? दो जानवरों को भड़क उठता है क्योंकि बहरे हुए दहाड़ की एक श्रृंखला में विस्फोट हो गया है क्योंकि तेज नुकीले और पंजे एक दूसरे से एक क्रूर तरीके से मिले थे। हालांकि यह एक हिंसक झड़प था, इन संवेदात्मक आत्माओं ने रक्त की एक भी बूंद नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि शरीर के अंगों में भी रक्त की बीमारी नहीं थी। हॉल में सभी ने घटना को घटनास्थल पर देखा क्योंकि रुआ लिन सैनिक जो इंपीरियल हॉल के बाहर तैनात थे जल्दी से अंदर आ गए और खुद को मो क़ियानयुआन और जून वूझाई के सामने रखा क्योंकि वे एक सुरक्षात्मक गठन में उन्हें घेरते थे। दोनों जानवरों ने अपनी गहन झड़प जारी रखी क्योंकि उनकी गर्जना जोर से हो गई थी और एक चौंकाने वाले दबाव को उनके झुमके को निर्देशित किया गया था। मदद के लिए कॉल करने की आवश्यकता है। मो क़ियानयुआन ने जून वू जेड के लिए एक कम स्वर में बात की क्योंकि उन्होंने गर्म लड़ाई में दो जानवरों को देखा था। जून वूजी ने जून किंग की संवेदात्मक भावना के अलावा उसके सिर को हिला दिया। वह कभी भी किसी अन्य जानवर प्रकार के संवेदात्मक आत्माओं से नहीं मिली थी। वह जानना चाहती थी कि संवेदात्मक आत्माओं की इस विश्व प्रणाली में कितना कम काला मापा जाता है और अन्य जानवर प्रकार की संवेदात्मक आत्माओं की तुलना में इसकी लड़ाकू क्षमताएं कैसे होती हैं। अतीत में ये बेजोड़ था, हालांकि जून वूजी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि यह इस नई दुनिया में कैसे हुआ। उसे थोड़ा और निरीक्षण करने की जरूरत थी। ब्लैक बीस्ट ने अपने इरादों को समझा है क्योंकि यह गोल्डन लान में चमक गया था और गोल्डन लान के कंधे के हिस्से को चीरते हुए एक उन्मादी हमले में इसकी ओर आरोपित किया गया था। कोई रक्त नहीं था, लेकिन छोटे सुनहरे कणों को अलग कर दिया गया था। रोअर, गोल्डन लान जो युद्ध में कभी भी पराजित नहीं किया गया था, शातिर तरीके से इसे ब्लैक बीस्ट पर तेज पंजे स्वाइप करते थे क्योंकि इसने उस पर बड़े पैमाने पर शरीर को फेंक दिया था। हालांकि ब्लैक बीस्ट ने हमले को जल्दी से विकसित किया क्योंकि यह गोल्डन लान के ठीक ऊपर हवा में छलांग लगाती थी। मध्य हवा में इसने अपने शरीर को घुमाया और गोल्डन शेर की ओर गोता लगाया, अपने नुकीले को बोर किया और तेजी से इसे गर्दन दिया। अध्याय 164, भक्षण 2। रोअर, गोल्डन लान ने एक रक्तदही की गर्जना को बाहर कर दिया क्योंकि यह कचरा था, काले जानवर को हिला देने की कोशिश कर रहा था।
हालांकि काले जानवर ने गोल्डन लान की गर्दन पर अपनी पकड़ कस दी और अपने पंजे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। इन दो राक्षसी जानवरों के बीच की लड़ाई चरम पर भयंकर और क्रूर थी क्योंकि सभी आंखें शातिर हमले पर बंद थे। जब ब्लैक बीस्ट ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ प्राप्त किया तो मोजुवानफी की आंखें बाहर निकल रही थीं क्योंकि वह पागलपन में घबरा गया था। उसका चेहरा अविश्वास से भरे एक बदसूरत अभिव्यक्ति में बदल गया। ये कैसे हो सकता है? उनका सर्वशक्तिमान गोल्डन लान, इसे उस काले जानवर द्वारा इतनी आसानी से कैसे दबा दिया जा सकता है? अचानक मोजुवानफी को एक मजबूत तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि कोई उसकी आत्मा को उससे दूर खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांस बढ़ गई क्योंकि उसने अपनी छाती को जकड़ लिया, हवा के लिए हौंफ रहा था। बहुत भारी दबाव था, जैसे कि एक अत्याचारी बल उसकी आत्मा के हिस्से को चीरने की कोशिश कर रहा था। वह ऊपर देखने के लिए संघर्ष करता रहा। तत्काल दृश्य ने उन सभी को छोड़ दिया जिन्होंने इसे देखा और अवाक हो गया। ब्लैक बीस्ट, जिसने अपने पंजे के नीचे गोल्डन लान को पिन किया था, अब गोल्डन लान के विखंडू को काटने लगा था। संवेदात्मक जानवर भौतिक रूप में बदल सकते हैं, हालांकि उनके पास वास्तविक मांस और रक्त नहीं था। उनकी शारीरिक उपस्थिति केवल उनकी आत्मा और आत्मा ऊर्जा का एक संयोजन थी। इसलिए जब ब्लैक बीस्ट ने गोल्डन लान को खा जाना शुरू किया तो कोई खून और गोर नहीं था, ये बस पतली हवा में फैल गया। ये कैसे हो सकता है? जैसा कि मोजुवानफी ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे अलग हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके वह अपनी छाती पर कसकर जकड़ रहा था, अपने दांतों को कुतर रहा था, क्योंकि वह ये समझने की कोशिश करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में पागल चमक के अलावा यह उसके सुनहरे शेर को प्रतिबिंबित करता है जो काले जानवर द्वारा खा रहा है। एक कष्टदायी दर्द ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। मोजुवानफी का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि मुकियान युआन और अन्य रूई लिन सैनिकों को शब्दों से परे हैरान कर दिया गया क्योंकि उन्होंने काले जानवर को धीरे धीरे गोल्डन लान के बड़े हिस्से को निगलते हुए देखा। ये केवल एक संवेदात्मक भावना के लिए अनसुना था। वे केवल आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक संयोजन थे। वे अन्य प्राणियों द्वारा कैसे खा सकते थे? ये बस अभूतपूर्व था। मोकियान युआन ने खुद को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसकी टकटकी ने जून वूजेड के चेहरे पर आराम किया था और उसके आश्चर्य के लिए उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई थी और वह उस दृश्य में सोच समझकर देख रही थी जो सामने आ रहा था। जून वूजी ने ध्यान नहीं दिया कि वह मोकियान युआन की दृष्टि की रेखा में थी। उसका सारा ध्यान ब्लैक बीस्ट पर केंद्रित था। यह अतीत या वर्तमान हो, थोड़ा काला हमेशा उसकी तरफ से था, हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि एक अर्थ में यह उसकी आत्मा का हिस्सा था। अतीत में उस मैडमैन ने सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न भयावह शोधों में गहराई से प्रवेश किया था और लिटिल ब्लैक उनमें से एक था। ब्लैक बॉडी एक संश्लेषित शरीर था। इसने एक नियमित जानवर की तुलना में अधिक ताकत का उपयोग किया, हालांकि इसमें बहुत बुद्धि नहीं थी। अधिक सटीक रूप से यह एक अपूर्ण उत्पाद था। उस समय के पागल का प्रयोग एक अपूर्ण आत्मा और एक मानव आत्मा को एक साथ जबरदस्ती बांधने के लिए था। दो पूरी तरह से अलग प्रजातियों और उनकी आत्माओं का ये सम्मिलन जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ था। इस स्थापित के साथ जहां भी वूजी की आत्मा निवास करती थी, छोटी काली बिल्ली का पालन किया। छोटी काली बिल्ली इसलिए आत्मा का एक उत्पाद है जो कुछ हद तक एक संवेदात्मक भावना के समान है, हालांकि बिल्कुल वैसा ही नहीं है। लिटिल ब्लैक कैट ने जून वूजी को एक चौंकाने वाला संदेश प्रसारित किया। ये गोल्डन लान को खा सकता है और इसे पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। यह एक चौंकाने वाली नई खोज थी। जून वूजी की रुचि को पिक किया गया था। गोल्डन लान के बारे में किस तरह के बदलाव होंगे? क्या ये भोजन को पचाने की तरह होगा या अन्य चर खेलने में आएंगे? जून वूजी शांत हो गया क्योंकि वह बड़ी रुचि के साथ देखती थी, उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उस रीगल गोल्डन लान को धीरे धीरे मुख्य इंपीरियल हॉल में भस्म किया जा रहा था। सभी के सामने खून की एक बूंद नहीं होने के बावजूद सभी ने इस दृश्य को बहुत परेशान किया। दुनिया में क्या था कि काला जानवर भी संवेदात्मक आत्माओं को भक्षण करने के लिए था। अध्याय 165 भक्षण 3। क्यूई के सबसे शक्तिशाली गोल्डन लान के राज्य को बिट, थोड़ा ब्लैक बीस्ट द्वारा जून वूजेड के अलावा बिट द्वारा भस्म किया जा रहा था। बाकी सभी के दिमाग को दृष्टि में भंग कर दिया गया था, केवल ब्लैक बीस्ट को छोड़कर जो वहां खड़े थे एक संतुष्ट तरीके से प्रसन्नता में पंजे चाट रहे थे। ब्लैक बीस्ट ने ये पूंछ को उकसाया क्योंकि यह जून वूजी की ओर चला गया, क्योंकि यह बाहर जाने दिया। एक म्याऊं मेव जब वे सुनते हैं तो हर कोई लगभग टॉप होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खौफ प्रेरणादायक काला जानवर जिसने डर में कई लोगों के दिलों को तुरंत गायब कर दिया था। ब्लैक बीस्ट जो आसानी से एक गोल्डन लान साउंड को खा सकता है। साउंड सो प्यारा, यह विस्मयकारी डोमिनरेंट छवि तुरंत उखड़ गई। मैंने पहले कभी पूरा नहीं किया है। क्या आपको कोई अंतर महसूस होता है? जून वूजी को यह नहीं पता था कि इसका क्या प्रभाव है कि इसकी आवाज और उपस्थिति के विपरीत सभी पर था, क्योंकि उसने अपना सिर थपथपाया और उसके शरीर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। मेव बिल्कुल नहीं, बस बहुत बहुत भरा हुआ लग रहा है। बहुत संतुष्ट। यौन क्या मैं एक पल के लिए सो सकता हूँ? इसे भरने के बाद
ब्लैक बीस्ट ने इस पर ओनिंदापन की एक लहर महसूस की, क्योंकि इसमें खड़े होने में कठिनाई भी थी। जून वूजी ने सिर हिलाया क्योंकि यह उसे एक बार चक्कर लगा रहा था, और अचानक जैसे ही ये दिखाई दिया, यह अचानक से गायब हो गया, साथ ही एक भी निशान नहीं छोड़ रहा था। गोल्डन लान को खाकर काले जानवर को देखने के बाद मोकियान युआन ने अवचेतन रूप से उसकी गर्दन को छू लिया और महसूस किया कि उस काले जानवर द्वारा रौंदने के बाद यह एक शर्मनाक बात नहीं थी, कम से कम उसे नहीं खाया गया था। अराजक इंपीरियल हॉल ने ब्लैक बीस्ट के गायब होने के बाद अपने पिछले शांत को बहाल करना शुरू कर दिया। मो जुआनफी अचानक चिल्लाया क्योंकि वह व्हीलचेयर से गिर गया और वह ठंडे संगमरमर के फर्श के बारे में लुढ़क गया। वह एक जब्ती कर रहा था क्योंकि उसके हाथों ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया था। उसका चेहरा पीड़ा में घुस गया था और इतना दर्द में था कि उसका चेहरा लगभग सफेद हो गया था, जैसा कि वह संघर्ष कर रहा था और उसके बारे में लिखा था। पसीने के बड़े मोतियों ने अपने खून से सने कपड़ों के माध्यम से भिगोया, उसे खीर की तुलना में अधिक छोड़ दिया। प्राचीन काल से किसी ने कभी किसी संवेदनात्मक भावना को नहीं सुना है, हालांकि जो पहले कुछ क्षणों में एक विशाल छाया को छोड़ दिया था, क्योंकि ब्लैक बीस्ट ने सुनहरे शेर के एक टुकड़े को पीछे नहीं छोड़ा था और इसे पूरी तरह से खा लिया था। क्या इसका मतलब यह है कि मो जुआनफी ने अच्छे के लिए इसे संवेदनात्मक भावना खो दी थी? सभी ने अवचेतन रूप से अपनी अनामिका की ओर देखा। मूल रूप से एक स्पार्कलिंग सुनहरी अंगूठी गर्व से उसकी उंगली पर बैठी थी, हालांकि अब इसे प्रतिस्थापित किया गया था, जो एक जल खाए हुए जीन अंगूठी थी, जो उसकी कांपती उंगली और ठीक लाइन दरारे पर एक मकड़ी के वेब की तरफ फैल गई थी। अचानक अंगूठी बस मिथ्रेन में चकनाचूर हो गई, संगमरमर के फर्श पर गिर गई। संवेदनात्मक अंगूठी टूट गया। इस तरह की स्थिति एक विशाल हंगामा के रूप में अभूतपूर्व थी। जागृति पर संवेदनात्मक आत्माएं अपने गुरु की मृत्यु के अंत तक अपने स्वामी का पालन करेगी। अपने गुरु की मृत्यु पर अंगूठी भंग हो जाएगी और गायब हो जाएगी। जो हुआ था उसके विपरीत अंगूठी बस बिखर गई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जब तक वह व्यक्ति जीवित था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी संवेदनात्मक भावना कितनी कमजोर थी, यह मर नहीं जाएगा और बस नींद में गहराई से लेट जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को क्रांतिकारी देखा। संवेदनात्मक आत्माएं मर नहीं जाएंगी, लेकिन भस्म हो सकती हैं। भस्म होने के बाद यह मृत्यु के बराबर था। संवेदनात्मक अंगूठी को चकनाचूर कर रहा था। व्यक्ति होगा सॉरी स्टेट मो जुआनफी को देखते हुए, क्योंकि वह पीड़ा में फर्श के बारे में लिखना जारी रखता था और दर्द ने उनके स्केल्स को टिंगल बना दिया था। कोई भी यह अनुभव नहीं करना चाहता था, ये बस एक जीवित नरक था। अध्याय 166 भक्षण 4। सम्राट मो जुआनफी की दृष्टि से कांप रहा था जो फर्श पर पड़ी थी। उसे लगा जैसे उसका दिल चाकू से चाकू मार रहा था। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि जब मो जुआनफी ने गोल्डन लान को बुलाया था तो उन्हें हटा दिया गया और उन्हें लगा कि उनके पास जीतने का एक उच्च मौका है। हालांकि जब उन्होंने कड़वे संघर्ष को देखा और जब ये जून वूजेड के ब्लैक बीस्ट द्वारा भस्म होने लगा, तो उन्हें एक डूबने का एहसास हुआ और उनके दिल की गहराई के भीतर से एक बुरा प्रीमियर हिलाया गया। जून वूजी एक शैतान अवतार था। सम्राट ने अब उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। वह इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल करने में सक्षम थी और इस हद तक चीजों की योजना बनाने में सक्षम थी, और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने की उसकी योजना कुछ नहीं थी जो 14 साल की उम्र में हासिल नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसका काला जानवर गोल्डन लान को खा जाने में सक्षम था। वह बस एक इंसान नहीं थी, वह एक शैतान थी। सम्राट ने अपनी रीढ़ की ओर भागते हुए ठंड लगाई, क्योंकि वह सिंहासन पर वापस बैठ गया था। उन्होंने मो जुआनफी की ओर से एक भी शब्द की विनती नहीं की। उसे वापस ले जाओ। जून वूजी ने अपने भौंक को उखाड़ दिया और मो जुआनफी को अस्वीक हुए देखा, जो फर्श पर घूम रहा था और उसके मुंह पर झांकने लगा। ये व्यक्ति अपने दूसरे झटका के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और पहले से ही मौत की कगार पर था। 2 रुईलिन सैनिकों ने उसे व्हीलचेयर पर उठा लिया। इस बार उसने अब विरोध नहीं किया। वह नाजुक था और उसका मुंह झाग रहा था। उनकी संवेदनात्मक भावना भस्म हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आत्मा को घायल कर दिया गया था। सब कुछ देखने के बाद बायू जियान चरम पर भयभीत हो गया, क्योंकि वह डर में घुस गया था। ऊपर कलिंग के रूप में उसने स्तंभ के पीछे छिपने की कोशिश की। उम्मीद है कि जून वूजी उसे नहीं मिल सकता है। दुर्भाग्य से जून वूजी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कैसे भूल सकता है जिसने अपने दादा का विशेष रूप से ध्यान रखा था। जैसा कि जून वूजी ने मोकियान युआन पर नजर डाली, वह तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसने 2 रुईलिन सैनिकों को अपने साथ ले लिया और बायू जियान को स्तंभ के पीछे से बाहर खींच लिया, जो कि तीर्थयात्रियों को अनदेखा कर दिया और यहाँ तक कि एक कपड़े के साथ उसके मुंह को भर दिया, क्योंकि वे उसे एक तरफ खींचते थे, उसकी सजा का इंतजार कर रहे थे। अब सम्राट का उद्घोषणा प्रस्ताव समाप्त हो गया था। मुख्य कार्यक्रम के लिए समय। जून वूजी की मुस्कान लंबे समय तक गायब हो गई थी, क्योंकि वह सिंहासन पर ठंडी दिखती थी, धीमी गति से जानबूझकर कदम उठाती थी और सम्राट के करीब होती थी, जिसका चेहरा अब तक था। क्या कोई करीब नहीं आता? सम्राट कांप गया और डर में वापस आ गया। उसकी ठंडी आंखें जो उस पर बंद हो गई थी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि एक चिलिंग टेम्पेस्ट उतर गया था और वह उसमें फंस गया था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था।
मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जून वूजी ने उसे आंख में देखा। आपके पास क्या सवाल है? सम्राट ने जून वूजी में घबरा कर देखा। ठंडे पसीने ने उसकी पूरी पीठ को भिगो दिया। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे चाचा को चोट लगी थी। क्या यह आप था जिसने छाया में काम किया और इन सभी का कारण बना? जून वूजी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी क्योंकि उसने उसे देखा था। सम्राट का पूरा शरीर अब तक डर में हिल रहा था क्योंकि उसने अपने तीव्र टकटकी से बचने की कोशिश की थी। उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, और वह भी जवाब नहीं दे सकता था। अगर उसने जवाब दिया तो वह मर जाएगा। यह नहीं, नॉट नहीं है। वह जबरन निचोड़ा हुआ। जून वूजी ने अपने होठों को ऊपर की ओर कर दिया क्योंकि उसने तेजी से 5 सुइयों को निकाला। ये वही है जो आपने मांगा। इस बिंदु तक वह अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। केवल एक ही रास्ता बचा था, यही मौत का मार्ग था। जून परिवार की गिरावट निश्चित रूप से एक दुर्घटना नहीं थी और जून जियान और जून किंग की प्रतिक्रियाओं और विकास से इकट्ठा हो रही थी। जब उसने अपने पिता की मृत्यु पर जांच की थी तो उसने अनुमान लगाया था कि यह सम्राट था जो दृश्य के पीछे खेल रहा था। लिन पैलेस ने युद्ध जीतने के बाद सम्राट ने उनसे छुटकारा पाने का फैसला किया था जो उन्होंने अपने उद्देश्यों की सेवा की थी। वास्तव में उनके पास उनके प्यादों की तरह उनका इलाज करने और उन्हें इस तरह के भयावह तरीके से निपटाने का दुस्साहस था। मैं आपको ये तय करने का मौका दूंगा कि आपके टैबलेट पर क्या लिखना है। मोकियान युआन आश्चर्यचकित था, इससे पहले कि वह आगे सोच सकता था कि उसका क्या मतलब है। अगले सेकंड एक तीखा रोना पूरे इंपीरियल हॉल में गूंजता हुआ। ये बहुत चौंकाने वाला था कि उसने अपने चांदी के भाले को फर्श पर गिरा दिया। अध्याय 167 शासन परिवर्तन 1। 5 सुइयों को बेरहमी से सम्राट की आंखों में सीधे चाकू मार दिया गया था। सम्राट ने एक भयानक चीख को बाहर कर दिया क्योंकि वह सिंहासन के बारे में ट्रैश किया था। जून वूजी ने उसे अभिव्यक्ति के बिना, दया के एक औंस के बिना देखा। वह सम्राट को इतनी आसानी से मरने नहीं देती थी। वह अपने जून परिवार को एक महान सौदा करती है। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी जो वह अपने जीवन के साथ भी नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि वह ब्याज का भुगतान करे, थोड़ा सा। उन तीनों को कालकोठरी में फेंक दे। वह एक बर्फीले स्वर में झांसा दिया। रूई लिन सेना को जून वू जी की निर्मलता से अंदर की ओर झटका दिया गया था और यह हैरान था कि उसने सम्राट की पहचान की पूरी तरह से अवहेलना की थी। ये कैसे एक त्याग था? ये बस एक रेजिडाइट था। एक छोटे से क्षण के बाद सम्राट, दूसरे राजकुमार और बाई यू जियान को कालकोठरी में घसीटा गया। बहुत ही 3 उच्च और सर्वशक्तिमान थे। ठीक रात पहले अब मृत कुत्तों की तरह घसीट गए थे। गर्व और गरिमा पूरी तरह से जून वू झाई द्वारा कुचल दी गई थी। मोकियान युआन एक ट्रांस में खाली सिंहासन को घूर रहा था। क्या हुआ? उन्होंने इस क्षण के लिए अपने भाषण के बारे में सोचा था। हालांकि एक शब्द नहीं जो उसने तैयार किया था, उसका उपयोग किया गया था। जून वूजी ने सब कुछ हल किया। सबसे सरल और क्रूडेस्ट विधि में वहां था। अपराधियों ने महल में गहराई से घुसपैठ की और सम्राट और दूसरे राजकुमार को जहर दिया। दुर्भाग्य से सम्राट विले जहर से नहीं बचता था और हमें छोड़ दिया है। हमारा राज्य बिना शासक के आगे नहीं बढ़ सकता। जून वूजी ने अपने रुमाल को पकड़ लिया, उसके नर्म हाथों को पोंछ दिया और मोकियान युआन पर उसकी अभिव्यक्ति रहित टकटकी लगा दी। उसने उसे एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ देखा, अपनी वर्तमान भावनाओं को मुखौटा करने में असमर्थ। ये लड़की, इस छोटे से सरल वाक्य में वह कवर करने में सक्षम थी और उसे सिंहासन पर चढ़ने के लिए एक वैध कारण दे रही थी। ये शब्द खामियों से भरे हुए लग रहे थे, हालांकि वे उन सभी घटनाओं के साथ मेल खाते थे जो इंपीरियल शहर में हुई थी। जहर को यूलिन आर्मी में वापस जाने का पता लगाया गया था, इसलिए अगर सम्राट और दूसरे राजकुमार को जहर दिया गया तो यह विश्वास करना इतना कठिन नहीं था। आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? मोकियान युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछते हुए कि उसने उसे आशंका के निशान के साथ देखा था। उनके खिलाफ जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया था वे निर्मम और निर्दयी थे। उन्हें जीवित छोड़कर निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी तरह से जादू नहीं किया गया था। किंग यू कबीले बहुत जल्द शाही शहर तक पहुंच जाएगा, इसलिए बाई यू जियान मर नहीं सकता है। फिर भी बाई यू जियान के खतरे को याद करते हुए जून वूजी नीचे देखा। यह नहीं जानते कि वह किस विधि से किंग यू कबीले से संपर्क करती थी। उस समय के लिए उसे जीवित रखना था। आप उसे जीवित रखने जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर वह उनसे संपर्क करने में सक्षम है और उन्हें सच्चाई बताई है? मोकियान युआन ने इस बात की कल्पना नहीं की कि क्या वे सच्चाई सीखते हैं। वह डर नहीं था कि क्या लोग सच्चाई सीख गए थे, लेकिन वह किंग यू कबीले द्वारा प्रतिशोध से डर गया था। यदि वे जानते थे किंग यू कबीले का संप्रभु बहुतांशिक था और अपने शिष्यों की सुरक्षात्मक था। एक ऐसी घटना थी जिसके द्वारा किंग यू कबीले के शिष्यों का एक समूह यात्रा कर रहा था और उन्हें डाकुओं के एक समूह द्वारा लूट लिया गया था। केवल डाकुओं के पूरे समूह को नष्ट कर दिया गया था, यहाँ तक कि अधिकारियों और उनके पूरे परिवार को भी घसीटा गया था और सभी को उनकी लापरवाही के कारण निष्पादित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके शिष्यों को लूट लिया गया था। बाई यू जियान संप्रभु का प्रत्यक्ष शिष्य था। अगर उसके गुरु को पता चला कि वह यहाँ पीड़ित है तो मुझे परिणामों से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। जून वूजी ने मोकियान युआन को एक नजर दी,
वे नहीं जानते। क्या बाई यू जयान एक भी शब्द नहीं बोलेंगे? जून वूजी ने जवाब दिया। मोकियान युआन ने उसे मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। उसे नहीं पता था कि उसकी क्षमताओं में से कितनी उसने खुलासा नहीं किया था। हालांकि जब से उसने चिंता नहीं करने के लिए कहा, उसने इसे और अधिक विचार नहीं दिया। आपको बस सिंहासन के स्वर्गारोहण के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। किसी और चीज के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंपीरियल हॉल छोड़ने से पहले जून वू जी ने कहा, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।